हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। और इसमें आज हम लोग जिस विचारक या ये कहें जिस विचारिका पे डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है कैथलीन कफ। इनको हम लोग अक्सर करके बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी आता है ये पॉइंट कि मालाबार में किसने अध्ययन किया था तो कैथलीन कफ का नाम आता है, या फिर तंजौर ज़िला में किसका अध्ययन रहा है तो कैथलीन कफ का नाम आता है। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम लोग डिटेल में थोड़ा इनके बारे में समझेंगे कि इनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं। आखिर में हम लोग कैथलीन कफ के बारे में क्यों पढ़ते हैं, या विभिन्न परीक्षाओं में कैथलीन कफ के बारे में क्यों पूछ दिया जाता है। साथ ही इनके जो स्टडी फील्ड कौन से रहे हैं ये तो हम लोगों को पता है। ये इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, जो इनके विचार रहे हैं या इनका जो फील्ड स्टडी रहा है उसमें इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है वो भी हम लोग समझेंगे। किस किस फील्ड में इन्होंने अध्ययन किया है उस पर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए हम लोग लेक्चर प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग कैथलीन कफ की इमेज देख सकते हैं। इनका कंप्लीट नेम जो है एलेनोर कैथलीन कफ एबरले। जीवन काल इनका 16 अगस्त 1925 से 8 सितंबर 1990 तक रहा। यह एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी और नारीवादी थी जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने काम के लिए जानी जाती थीं। अपने डॉक्टरेट के काम के एक हिस्से के रूप में उन्होंने 1947 से 1949 तक मालाबार जिले में फील्ड रिसर्च किया था। उन्होंने 1950 से 1953 तक और फिर 1976 में तंजौर जिले में इनका अध्ययन रहा और 1976 और 1982 में वियतनाम में आगे इन्होंने शोध कार्य किया था। तो 3 जगह आप लोगों को याद रखना है। भारत से अगर हम सिर्फ जोड़ के देखें तो मालाबार और तंजौर जिला आता है, लेकिन इनका स्टडी और इनकी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो वियतनाम के स्टडी पे भी आधारित हैं। इसके अलावा उनके कुछ कामों में परमाणु निरस्त्रीकरण, नागरिक अधिकार आंदोलन, महिला अधिकार, तीसरी दुनिया और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लिए अभियान चलाना शामिल था। वह अपने मार्क्सवादी झुकाव के लिए जानी जाती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो एक झुकाव था वो मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव की तरफ था और इसी कारण से ये FBI के निगरानी सूची में भी थी। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एलेनोर कैथलीन कफ एबरले, टाइमलाइन 16 अगस्त 1925 to 8 September 1990, was a British anthropologist and feminist who was known for her work in South Asia and Southeast Asia. As a part of her doctorate work, she did field research in Malabar district from 1947 to 1949. She did further research in Tanjore district from 1950 to 1953 and again in 1976 and in Vietnam in 1976 and 1982. In addition, some of her work included campaigning for nuclear disarmament, the civil rights movement, women's rights, the Third World, and the end of the Vietnam War. She was known for her work, her मार्क्सिस्ट लीनिंग, यानी कि मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव है या मार्क्सिस्ट विचारधारा है उसकी तरफ झुकाव के लिए ये जानी जाती हैं एंड वाज ऑन एन FBI वॉच लिस्ट। ओके, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात यदि करें तो कैथलीन कफ का जन्म 16 अगस्त 1925 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में बेदरबी के पास एक गांव हुंसीगोर में हुआ था, जिसकी आबादी तब 100 थी। न बिजली था और न ही पाइप से पानी आता था, तो ऐसे एरिया में ये पली बढ़ी थी। उनकी शिक्षा हंसिंगोर के चर्च स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने
किंग्स जेम्स ग्रामर स्कूल, नॉरिस बोरो और फिर 1943 में गीटन कॉलेज कैम्ब्रिज में छात्रवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने गीटन में नृविज्ञान के उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया और वहाँ स्नातकोत्तर अनुसंधान किया, जहाँ उन्हें 1950 में डिग्री प्राप्त हुई। जुलाई 1947 में उस शोध के दौरान उन्होंने एरिक जॉन मिलर से विवाह किया। तो ये भी साथ ही के एक सहपाठी थे और जो एक छात्र भी थे। इस जोड़ी ने केरल में नृविज्ञान का फील्ड वर्क किया था। तो ये अगर बात करें कि केरल में जो कैथलीन गफ थी, उन्होंने अपने ही जो एक ये कहें सहपाठी भी कह सकते हैं या उनके जीवन साथी भी थे, उनके साथ जिनका नाम एरिक जॉन मिलर था, शोध कार्य किया था। गॉफ की देखरेख पुराने ज़माने के J.H. हटन, ऑलरेडी हम लोग इनके पे डिस्कस कर चुके हैं, ने उनकी सेवानिवृत्ति तक और उसके बाद अधिक आधुनिक सोच वाले मेयर फोर्टिस ने की। गफ और मिलर ने पाया कि फील्ड वर्क के तनाव ने उनके विवाह को प्रभावित किया और उन्होंने 1950 में सौहार्दपूर्ण से तलाक ले लिया। बाद में उन्होंने 1955 में साथी मानव विज्ञानी डेविड एबरले से शादी कर ली। तो ये इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा थी, इनकी कुछ पर्सनल लाइफ थी। इंग्लिश में सेम कंटेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कैथलीन गफ was born on 16th August 1925 in Hansingore, a village of वेदरबाई। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, वेदरबी यहाँ पे करके है, यहाँ पे वेदरबाई हम बोल रहे हैं तो वेदरबी करके है। इन यॉर्कशायर इंग्लैंड, दैट देन ही हैड अ population of 100, no electricity and no piped water. She was educated at the church school of Hansingore, from where she obtained a scholarship to King's James Grammar School, Karinsburg। एक मिनट, इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम लोग देख लें। सॉरी, देखिए आप लोग यहाँ पे के साइलेंट हो जाता है, तो ये है नारिसबोरो। ओके, यहाँ पे नारिसबोरो, हम के को यहाँ पे साइलेंट रख लेंगे। एंड देन इन 1943 टू गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज, शी एक्सेल्ड इन एंथ्रोपोलॉजी एट गिटन एंड परस्यूड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च देयर, रिसीविंग हर डिग्री इन 1950. In July 1947, while undertaking that research, she married Eric John Miller, who was also a student. The couple undertook anthropological fieldwork in Kerala, with Goff being supervised by the old-fashioned J.H. Hutton until his retirement, and then by the more modern-thinking Mayor Fortis. Goff and Miller found the strain of fieldwork impacted on their marriage, and they divorced amicably in 1950. She completed her doctorate in anthropology from Cambridge University in the same year and returned to India alone to pursue further fieldwork. She later married fellow anthropologist David Abrele in 1955. Okay. करियर की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो तो उनकी पर्सनल लाइफ थी और उसको हम लोग इसलिए जाने क्योंकि उनका जो बचपन बीता और बाकी उनके जो अनुभव रहे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं कि इन्होंने किसके अंडर में डॉक्टरेट की थी, तो जिसमें आप लोगों को एक फैक्ट मिला और कि J.H. हटन थे। और अगर हम यहाँ पे कैरियर की बात करें तो इससे हम लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। ओके, भारत में गॉफ का शोध मुख्य रूप से 1947 से 1949 तक मालाबार जिले में और 1950 से 53 तक तंजौर जिले में था। उनके प्रयास अभूतपूर्व थे और उन्होंने 1950 के दशक में 5 शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने 1961 में मैट्रिलिनियल किनशिप के रूप में प्रकाशित सामग्री में आधे से अधिक का योगदान दिया है। तो ये जितने हाईलाइट हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसके बारे में हाइक, मोजर और पॉलियंगर कहते हैं। उनका विश्लेषण उनके समय के ब्रिटेन से जुड़े संरचनात्मक कार्यात्मक नृविज्ञान का एक शानदार
उदाहरण है और तब से हर कोई महिला वंश के माध्यम से मरमुक्तायम की मातृवंशीयता की उनकी व्याख्याओं से शुरू हुआ है। इस निर्णायक अध्ययनों के बाद मातृवंशीयता, विवाह समारोहों, अति विवाह और बहुपतित्व के बारे में जो बहसें छिड़ी वे जटिल थीं। तो ये कथन जो है हेक, मोजर और पॉल यंगर के द्वारा कही गई है और ये किसके लिए कहा गया है? कैथलीन कफ के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे एक फैक्ट जो निकल के आता है वो ये है, मरमुक्तायम ये एक मातृवंशीयता बेस्ड वहाँ की रेसेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस पे इनका अध्ययन रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1976 में वे भारत लौटी और इस यात्रा के बाद ही भारत पर उनके अधिकांश शोध कार्य प्रकाशित हुए। उन्होंने उसी वर्ष और फिर 1982 में वियतनाम का दौरा किया। गॉफ 1961 से 63 तक बैंडिस यूनिवर्सिटी, 1963 से 1967 तक ओरेगन यूनिवर्सिटी और 1967 से 1970 तक साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में अध्यापन पदों पर कार्यरत रहीं। तो ये इस यूनिवर्सिटी में इस टाइमलाइन में इन्होंने पढ़ाया है। वे 1974 से अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानद अनुसंधान सहयोगी रहीं। गॉफ ने हार्वर्ड, मैनचेस्टर, बर्कले, मिशिगन विश्वविद्यालय, वेन स्टेट, टोरंटो और ब्रिटिश कोलंबिया में भी अध्यापन और शोध कार्य किया था। तो यहाँ पे टोरंटो की बात चली है तो मुझे एक टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक लेख मिला है जो कि कैथलीन गफ पे है, तो मैं उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग चाहिए तो इंग्लिश में है कंटेंट, आप लोग अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो जस्ट 2 पेज का है, आप लोग वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। ओके, सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। गॉफ कैरियर की बात हो रही है। गॉफ्स रिसर्च इन इंडिया वर प्राइमरली इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1947 to 1949 एंड in the Tanjore district from 1950 to 1953. Her efforts were groundbreaking and she published 5 papers in the 1950s. She contributed over half of the content published as matrilineal kinship in 1961, of which Heck Moser and Paul Younger see that her analysis is a brilliant example of the structural functionalist anthropology associated with Britain in her day, and everyone since has begun from her explanation or matrilineal of मारुमुकुटायम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैट्रिलिनी ऑफ मारुमुकुटायम एज डिसेंट थ्रू द फैमिली लाइन। तो मीन्स जो मातृवंशीय परंपरा चली आती है जिसमें जो महिलाओं की तरफ से, जैसे कि पैट्रीलिनियल में हम बोलेंगे कि फादर साइड से होता है, वैसे ही मैट्रीलिनियल में मदर साइड से होता है। तो ये जो मारुमुकुटायम जो डिसेंट हमें देखने को मिलता है मैट्रीलिनी का, ये तो इस पे इनका अध्ययन रहा है। द डिबेट्स दैट रेग about matrilineal marriage ceremonies, hypergamy and polyandry. After these definitive studies were complex. She returned to India in 1976, and it was after this visit that most of her research work on India was published. She visited Vietnam in the same year and again in 1982. Goff was employed in teaching position at Brandeis University from 1961 to 1963, the University of Oregon from 1963 through 1967, and Simon Fraser University from 1967 to 1970. She was an honorary research associate at the University of British Columbia from 1974 until her death. Goff also taught and conducted research at Harvard, Manchester, Berkeley, University of Michigan, Wayne State, Toronto, and British Columbia.
इनका कुछ रुझान पॉलिटिकल साइड में भी था, तो राजनीति से भी ये जुड़ी हुई थी। यहाँ पे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। गॉफ एक मार्क्सवादी थी और उनके वामपंथी झुकाव के प्रति कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रियाओं ने कभी कभी उन्हें परेशानी में डाल दिया। उन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा का समर्थन किया और पुलिस की बर्बरता की निंदा में मुखर रही हुए। नतीजतन उनके शिक्षण कैरियर के दौरान निर्धारित वेतन वृद्धि में से अधिकांश को रद्द किया गया था। तो इनका जो अपना एक प्रोफेशनल कैरियर जो चल रहा था, एकेडमिक कैरियर चल रहा था, उसमें भी इनको काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, या ये कहें कि लॉस हुआ था। इसके अलावा जॉनसन फॉरेस्ट टेंडेंसी में गॉफ की सदस्यता और नागरिक अधिकारों के लिए और वियतनाम में युद्ध के खिलाफ उनके काम ने एफबीआई की रुचि जगाई, जिसने उन्हें और उनके पति को अपनी निगरानी सूची में रखा। इसके अलावा गॉफ ब्रांडिस परिसर के भीतर शांति आंदोलन में सक्रिय थी, विशेष रूप से 1961 से 1963 तक। गॉफ ने भारत में निचली जातियों के कल्याण को बढ़ावा दिया। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चूँकि मार्क्सिस्ट विचारधारा से थी, तो निचली जातियों के कल्याण के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ बढ़ावा दिया ताकि उन्हें साम्यवाद के सिद्धांतों के करीब लाया जा सके। गॉफ ने उच्च जातियों का भी कड़ा विरोध किया, जो आमतौर पर दक्षिणपंथी राजनीति और मार्क्सवाद विरोध का समर्थन करते थे। इंग्लिश में कंटेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गॉफ वाज मार्क्सिस्ट एंड हर रिस्पॉन्सेस ऑफ सम यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशंस टू हर लेफ्टिस्ट लीनिंग मीन्स जो वामपंथी जो विचारधारा थी उससे इनका जो झुकाव था उसकी वजह से इनको काफ़ी कुछ नुकसान भी पहुंचा। समटाइम्स लैंडेड हर इन ट्रबल। सी सपोर्टेड क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड वाज आउटस्पोकन इन हर condemnation of police brutalities. As a result, most of the stipulated pay hikes during her teaching career were cancelled. Moreover, Gof's membership in the Johnson Forest Tendency and her work for civil rights and against the war in Vietnam triggered the interest of the FBI, who placed her and her husband on their watch list. In addition, Goff was active in peace movement within Brandeis campus, specifically from 1961 to 1963. Goff promoted the welfare of lower castes in India, hoping to bring them क्लोजर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म। मीन्स कम्युनिज्म जो है, जो साम्यवादी हमें पर्सपेक्टिव दिखता है, इसकी काफ़ी करीब ले जाने की वो कोशिश कर रही थी। इसलिए उन्होंने जो लोअर कास्ट हैं उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। गफ आल्सो स्ट्रांगली अपोज्ड अपर कास्ट हु जनरली सपोर्टेड राइट विंग पॉलिटिक्स एंड एंटी मार्क्सिज्म। इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हम लोगों को अब तक एग्ज़ाम में फैक्ट मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम करके उनकी किताबें तो हमें लगता है कि शायद ही कोई पूछी गई है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कि उससे किताबें भी पूछ दी जाएँ कैथलीन कफ से रिलेटेड। तो उनके प्लेसेस तो हम लोग को पता चल चुका है कि उन्होंने मालाबार, तंजौर, यहाँ से इन्होंने फील्ड वर्क किया था, लेकिन इनकी बुक कौन सी है ये भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ गॉफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड 10 मोर ब्यूटीफुल, द रीबिल्डिंग ऑफ वियतनाम। वेरी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, इन 1978 पब्लिश हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक कैथलीन कफ से रिलेटेड वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, यहाँ पे दूसरी बुक आप लोगों को दिख रही है, रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया 1981। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। रूरल चेंज इन साउथ ईस्ट इंडिया 1950s to 1980s। ये 1989 में बुक पब्लिश होती है, और जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट इंडिया में
जो रूरल चेंज हुए थे वो लगभग 30 वर्षों में उसका क्या रूप बदला था, इस पे ये बुक लिखी गई है। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी इन वियतनाम 1990। अब हम लोग इनके बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोग देखिएगा कि कुछ ये बुक मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूंगी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। तो जैसे कि ये बुक आप लोगों को दिख रही है, द ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम ऑफ द नायर्स ऑफ मालाबार। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1954 में पब्लिश हुआ था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट बुक भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, कल्ट ऑफ द डेड अमंग द नायर्स। तो कल्ट ऑफ द डेड्स अमंग द नायर्स जो है ये 1958 में बुक पब्लिश हुई थी। एंथ्रोपोलॉजी एंड इम्पेरियलिज्म रेडिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट से पब्लिश हुई थी 1960s में। नायर सेंट्रल केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस का 1961। डेविड मूरे स्नाइडर और कैथलीन गफ ने लिखा है मैट्रिलिनियल किनशिप। ओके, नेक्स्ट हम लोग बुक देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ द स्टेट एंड द कमिंग ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी, एन ऑप्टिमिस्ट व्यू ऑफ द फ्यूचर, करस्पॉन्डेंस पब्लिक कंपनी। ये इससे पब्लिश हुआ था 1962 में। तो ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बुक का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। फीमेल इनिशिएशन राइट्स ऑन द मालाबार कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, 1965 में पब्लिश हुई है। जॉन रैंकिन कुडी के द्वारा ये एडिटेड किया गया है, लिटरेसी इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कास्ट इन अ तंजौर विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी प्रेस 1969 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं द स्ट्रगल एट सिमोन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। ये थर्स्टन टेलर करके ये एक इनका लेख है, ऐसे है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1970 में ये लेख लिखा गया था या ऐसे लिखा गया था। कैथलीन गफ और हरी पी शर्मा के द्वारा ये बाद में वो किया गया है, एडिट किया गया है 1973। एम्पेरियलिज्म एंड रिवॉल्यूशन इन साउथ एशिया। ओके, द ओरिजिन, 1 मिनट, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ये एक बुक है 1973 में पब्लिश हुआ था। क्लास डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया, सेंटर फॉर डेवलपिंग एरिया स्टडीज़, ये मैकग्रा हिल की यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किया गया है 1975 में। ओके, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, 10 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल द रीबिल्डिंग ऑफ वियतनाम। ये 1978 में पब्लिश किया गया था। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को दिख रही है, द्रविडियन किनशिप एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। और ये ICSSR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा 1978 में पब्लिश किया गया था। रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया था 1981 में। साउथ ईस्ट एशिया फेसिंग द चैलेंज ऑफ सोशलिस्ट कंस्ट्रक्शंस, तो ये एक बुक है 1986 में। रूरल चेंज इन साउथ ईस्ट इंडिया 1950s to 1980s, तो ये जो बुक है ये पब्लिश हुई है 1989 में। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन वियतनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और ये है 1990 में पब्लिश हुआ। ओके, सागिर अहमद करके ये एक है, यहाँ पे क्लास एंड पावर इन अ पंजाबी विलेज इंट्रोडक्शन, तो ये इनके द्वारा मंथली रिव्यू किया गया था और ये 1977 में था। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। मैट्रिलिनियल किनशिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एडिटेड बाय जो है वो डेविड एम स्नाइडर और कैथलीन गफ है। ओके, नेक्स्ट बुक रूरल सोसाइटी इन साउथ ईस्ट इंडिया, कैथलीन गफ। 1 मिनट, कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देखती हूँ। ओके, questions answered
ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी, ये एक बुक है इनकी। तो इस बुक को हम लोग मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कैथलीन कफ की। किनशिप एंड परफॉर्मेंस इन द ब्लैक एंड ग्रीन अटलांटिक, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको हम लोग बुक लिस्ट में डिस्कस नहीं किए हैं। ओके, ये बुक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन वियतनाम, रूरल चेंज इन साउथ ईस्ट इंडिया 1950 टू 1980, कैथलीन कफ की बुक। ओके, इम्पेरियलिज्म एंड रिवोल्यूशन इन साउथ एशिया, एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। एंड 10 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल द रीबिल्डिंग ऑफ वियतनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कैथलीन कफ की। तो दोस्तों आज हम लोग कैथलीन कफ पे डिस्कस किए, और यदि और भी कुछ डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे लेक्चर बना दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। बट मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिनके बारे में मुझे कोई कंटेंट ही नहीं मिलता था। तो जब मैं लेक्चर बनाना शुरू की तो मैंने ये सोचा कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, एज अगर हम कहें कि ठीक है मुझे तो मान लेते हैं कि थोड़ा ही इंग्लिश कंटेंट भी मैं पढ़ सकती हूँ या जो कुछ भी ये समझ सकती हूँ, लेकिन जो प्योरली हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं, हिंदी लैंग्वेज से जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सोशियोलॉजी के अच्छे कंटेंट उनको मिल पाएँ। तो मेरा जो एक मेन मोटो है वो यही है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों में से वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ हिंदी से अपने जो भी एजुकेशन कंप्लीट किए हैं और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि ऐसे थिंकर्स के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूं जिनके बारे में जल्दी हमें कहीं आसानी से कंटेंट नहीं दिखाई देता है, खास करके हिंदी भाषा में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि लेक्चर पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।